नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी आज के टॉपिक में, यानी आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मित्रों, यानी आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम विगत परीक्षाओं में यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक जो भर्तियां हुई, उनमें पूछे गए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज का पहला प्रश्न। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से संबंधित असंगत कथन है। यानी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, इससे संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो मित्रों, पहले कथन की चर्चा करें कि इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी हैं। दूसरे कथन की बात करें कि तो यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है। तीसरा कथन, हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन वर्णाक्रमानुसार है। और चौथे कथन की बात करें तो यह दो भागों में क्रमशः 1839 व 1847 में प्रकाशित हुआ था। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में न होकर के यह फ्रेंच भाषा में रचित है। और बाकी तीनों कथन सही है। अब चर्चा करें प्रश्न नंबर 2 की। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई थी? यानी शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई? ए ऑप्शन 1839, ब 1883, स 1888 और द ऑप्शन 1884 ईस्वी में। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब ऑप्शन 1883 में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 3, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित असंगत कथन है। कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है, इससे संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो ए नंबर इसकी, यानी ए ऑप्शन इसकी रचना 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा की गई थी। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें लगभग, यानी अगले कथन की चर्चा करें तो इसमें लगभग 883 कवियों का वर्णन दिया गया है। और ऑप्शन नंबर द, इसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी इसमें लगभग 863 न होकर के 952 कवियों का वर्णन दिया गया है। और मित्रों, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर की रचना 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा की गई, सही है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में रचित है, यह कथन भी सही है। और इसमें भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, यह कथन भी सही है। बात करें प्रश्न नंबर 4 की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह किस नाम से है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह कौन सा है? ऑप्शन हिंदी साहित्य का आदिकाल, ब हिंदी साहित्य का इतिहास, स ऑप्शन होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और द हिंदी साहित्य। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न, आदिकाल के विषय में ऐसा या आदिकाल के बारे में ऐसा किसने कहा कि शायद ही भारतवर्ष साहित्य के इतिहास में इतना विरोधी और स्वतोव्याघातों का युग कभी
आया होगा। यानी आदिकाल के विषय में ऐसा किसने कहा कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और स्वतो व्याघातों का युग कभी आया होगा। तो मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, या फिर शिव कुमार शर्मा ने। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 6, केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों की साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदिकाल से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। यह कथन किस आलोचक का है? यानी केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर अगर हम जितने भी धार्मिक नैतिक ग्रंथ लिखे गए उन्हीं को अगर हम नकार दें तो हम कबीर, तुलसी, सूरदास आदि जितने भी ये कथाकार हुए, जितने भी ये साहित्यकार हुए, इन सबको हमें दूर से ही विदा करना होगा। यह किसका कथन है? तो इसका सही यानी ऑप्शन नंबर या डॉक्टर बच्चन सिंह, या डॉक्टर नगेंद्र, या गणपति चंद्र गुप्त, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की रचना 7 प्रकरण में हुई, उनमें से एक नहीं है। यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है इसकी रचना 7 प्रकरणों में हुई है, उनमें से एक नहीं है। पहला प्रकरण है संधि काल, दूसरा प्रकरण चारण काल, तीसरा या छठवां प्रकरण है कृष्ण काव्य और 5वां प्रकरण है प्रेम काव्य। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा छठा प्रकरण कृष्ण काव्य। और मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन की रिपोर्टों व मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह, सरोज आदि ग्रंथों की सहायता से 96 पृष्ठ की हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास लेखन से संबंध रखने वाली एक छोटी सी पुस्तिका हिंदी नाम से किसने लिखी है? बद्रीनाथ भट्ट ने, मोहन अवस्थी ने, सूर्य प्रसाद दीक्षित ने, या हरदेव बहारी ने। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बद्रीनाथ भट्ट ने। अगला प्रश्न, हिंदी के मुसलमान कवि के रचयिता कौन है? हिंदी के मुसलमान कवि पुस्तक के रचयिता कौन है? गौरीशंकर द्विवेदी, या गंगा प्रसाद सिंह, या कृष्ण शंकर शुक्ल, या रमाशंकर शुक्ल। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, गंगा प्रसाद सिंह। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश किसने कहा है? कि पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश किसने कहा? बाबू गुलाब राय ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से डॉक्टर नगेंद्र। यानी पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर या आधार ग्रंथ के रूप में लगभग कितनी रचनाओं का संदर्भ दिया है? कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार ग्रंथ के रूप में लगभग कितनी रचनाओं का संदर्भ दिया है? 8 रचनाओं का, 12 रचनाओं का, 17 रचनाओं का, या फिर 21 रचनाओं का? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 17 रचनाओं का।
अगला प्रश्न, मैं मुसलमान के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? और मित्रों, इस कथन को तो अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या परशुराम चतुर्वेदी का, या राम स्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने अध्याय में लिखा गया है? यानी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने अध्याय में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 अध्यायों में, 12 अध्यायों में, 17 अध्यायों में, या फिर 19 अध्यायों में। तो इसका सही उत्तर होगा 17 अध्यायों में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दीर्घ परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य उसका वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभा शून्य प्रतीत होते हैं, तो साथ ही सभी प्रवर्ती प्रयास उनके या उसके आलोक से आलोकित होते हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का? यानी मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो दीर्घ परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य उस मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष पूर्ववर्ती प्रयास आभा शून्य प्रतीत होते हैं, तो साथ ही परवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित होते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ या आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में है? आचार्य यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा जो लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये कितने प्रकरणों में है? 5, 7, 9 या फिर 8 प्रकरणों में? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 7 प्रकरणों में। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? 12 भागों में, 16 भागों में, 18 भागों में, या फिर 21 भागों में? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 16 भागों में। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? पंजाब साहित्य यानी पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, श्री चंद्रकांत बाली, या काशीनाथ खत्री, या फिर सरदाराम फ्लोरी? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्री चंद्रकांत बाली। अगला प्रश्न, आदिकाल के नामकरण के से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? और मित्रों, यह है हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा 1 नवंबर 2018 में जो भर्ती आयोजित हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सा नामकरण से आदिकाल के नामकरण से संबंधित कथन सही नहीं है? चारण काल डॉक्टर गिरियर्सन, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संधिकाल? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संधिकाल। मित्रों, याद रखिएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीर काल दिया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है, यानी नीचे दी गई जो भी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है। और ये प्रश्न भी हिंदी प्रतियोगी परीक्षा जो 1 नवंबर 2018 को आयोजित हुई उसमें पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है। बीसलदेव रासो, कीर्तिलता, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियां। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कीर्तिलता। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है। वर्ण रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार या फिर चंदन बाला रास। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण रत्नाकर। और मित्रों जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखित रचना है जो व्याकरण से संबंधित है और ये जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है। बात करें आज के प्रश्न नंबर 21 की, कवि स्वयंभू की कौन सी रचना अपूर्ण रह गई थी, यानी कवि स्वयंभू की कौन सी रचना अपूर्ण रह गई थी। रिठनेमी चरिवु या स्वयंभू छंद या पवुम चरिवु या पंचमी चरिवु। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवुम चरिवु। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आस्कू कवि द्वारा 1200 ईस्वी में चंदन बाला रास कितने छंदों का खंड काव्य है, यानी आसगु कवि द्वारा रचित 1200 ईस्वी में चंदन बाला जो ग्रंथ लिखा गया ये कितने छंदों का खंड काव्य है। 35 खंडों का, 250 छंदों का या फिर 85 छंदों का या फिर 80 छंदों का। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 छंदों का। मित्रों याद रखिएगा कि चंदन बाला रास की रचना आस्कू कवि ने की और इसमें कुल 35 छंद ही मिलते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 23, 1231 में रचित प्रमुख जैन ग्रंथ रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है। सोमवती गण, विजयसेन सूरी, आसगु कवि या जिन धर्म सूरी। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विजयसेन सूरी। मित्रों याद रखिएगा कि विजयसेन सूरी द्वारा रेवंतगिरी रास की रचना की गई और ये रचना 1231 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों के संस्करण और उसमें निहित छंद का असंगत क्रम छांटिए, यानी पृथ्वीराज रासों के जो संस्करण है और उनमें से जो निहित छंद है उनमें से कौन सा क्रम असंगत है। प्रथम संस्करण जिसमें 16,306 छंद दिए गए हैं, द्वितीय संस्करण जिसमें 7,000 छंद है, तृतीय संस्करण जिसमें 3500 छंद है और चतुर्थ संस्करण जिसमें 1800 छंद है। निम्न में से कौन सा संस्करण असंगत है। तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ संस्करण। बात करें आज के अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज रासों के संस्करण व जहां वे संग्रहालय में सुरक्षित है का क्रम असंगत है, यानी पृथ्वीराज रासों के जो संस्करण है और वे संस्करण जिस संग्रहालय में सुरक्षित हैं उनका कौन सा क्रम असंगत है। तो प्रथम संस्करण की बात करें तो ये उदयपुर संग्रहालय में स्थित, या फिर द्वितीय संस्करण अबोहर बीकानेर संग्रहालय में स्थित, तृतीय संस्करण की बात करें तो बीकानेर संग्रहालय और चतुर्थ संस्करण की बात करें तो जयपुर संग्रहालय। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, चतुर्थ संस्करण। और चतुर्थ संस्करण ये जयपुर में स्थित नहीं है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रघुनाथ चरित हनुमान कृत भूप भोज उदीरिय जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत और चंद नंद उदीरिय तिमी। उपरयुक्त पंक्तियां किस महाकाव्य से उद्धृत है। परमाल रासों से,
बीसलदेव रासो से, या पृथ्वीराज रासो, या फिर खुमान रासो से। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो से। बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो का यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 7 रचनाओं का, 4 रचनाओं का, 10 रचनाओं का, या फिर 11 रचनाओं का? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द 11 रचनाओं का। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की पृष्ठों की अति महत्वपूर्ण भूमिका के लेखक हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पृष्ठों की अति महत्वपूर्ण भूमिका के लेखक हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, या वेंकट शर्मा का, या फिर डॉक्टर ब्रिजेश्वर का? तो मित्रों इस कथन का सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? चंद्रबरदाई को, देवसेन को, सरहपाद को, पुष्य या पुंड को? तो मित्रों सर्वसम्मति की जहां बात आ जाए तो इसका सही उत्तर होगा देवसेन। यानी देवसेन को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? यानी सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन, या गणपति चंद्र गुप्त, या नंद दुलारे वाजपेयी? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। यानी राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के गद्य साहित्य की नहीं है? वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, श्रावकाचार, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6 श्रावकाचार। और मित्रों याद रखिएगा कि श्रावकाचार की रचना देवसेन द्वारा की गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 32, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? यानी रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? गारसाद तासी राजसूय, रामचंद्र शुक्ल रसायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी रसिक, और चंद्रबाली पांडे रासक? तो मित्रों कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से ही मानी है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। आदिकालीन साहित्य से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आदिकालीन साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। ब ऑप्शन, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। या चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और द ऑप्शन, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्यापदों की रचना की है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से
मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन है? यानी हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो आरंभ सीमा है वो 693 ईस्वी मानी है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? ए ऑप्शन पुष्य को, व शालिभद्र सूरी, श कणहनाद और द सरहपाद। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सरहपाद को। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को किस नाम या किन नामों से संबोधित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया है? प्रारंभिक काल या संधि काल, आदिकाल या वीर काल, सिद्ध सामंत काल या संधि काल या चारण काल? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द संधि काल चारण काल। मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसे संधि काल चारण काल नाम दिया है। अब चर्चा करें आज के प्रश्न नंबर 37 की। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? यानी आदिकाल के कवि सरहपाद की जो काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? जायसी में, तुलसीदास में, कबीर में या फिर देवसेन में? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कबीरदास में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई और सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन रामकुमार वर्मा का, धीरेन्द्र वर्मा का या गणपति चंद्र गुप्त का या मिश्र बंधुओं का? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। मित्रों याद रखेगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है और सिद्ध साहित्य से संबंधित यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास या गौरी शंकर हीराचंद ओझा? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। मित्रों याद रखिएगा कि पृथ्वीराज यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल यानी 3 काल मैंने पूरे करवा दिए हैं मेरे यानी अपनी पाठशाला व BN सर चैनल पर जो प्ले लिस्ट बना करके इनसे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। तो आप अगर आदिकाल को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने हुए प्ले लिस्टों में जाकर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल के वीडियो वहां पर देख सकते हो। अब चर्चा करें प्रश्न नंबर 40 की। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? कि भरतेश्वर बाहुबली रास निम्न में से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का, रासो साहित्य का या सिद्ध साहित्य का या फिर नाथ साहित्य का? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा जैन साहित्य का। अब बात करें प्रश्न नंबर 41 की।
जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का रूप भी परिवर्तन होगा। आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए आदि परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? यानी उपर्युक्त जो कथन है वह किस इतिहासकार का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य के रूप में कुमार पाल चरित्र की भी रचना की है। उपरयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बात करें आज के अगले प्रश्न की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण है? यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण है? 5 प्रकरण, 4 प्रकरण, 3 या फिर 2 प्रकरण? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 5 प्रकरण। और मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण ग्रंथ है इसके रचयिता दामोदर कवि है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत वर्ष में गोरखनाथ के सिवाय कोई दूसरा नहीं हुआ। यह कथन किसका है? यानी शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत वर्ष में गोरखनाथ के सिवाय कोई दूसरा नहीं हुआ। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या गणपति चंद्र गुप्त का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य का उल्लेख क्या दिखाने के लिए किया है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य का जो उल्लेख है क्या दिखाने के लिए किया? अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था, धार्मिक साहित्य सिद्ध करने के लिए, या संत काव्य की भूमिका से बांधने के लिए, या वीर गाथा काल नाम देने के लिए? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है यह दिखाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य का उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित असंगत क्रम है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित असंगत क्रम कौन सा है? इसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई। यह इतिहास मूलतः हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। इसके कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधुओं से लिया गया है। और ऑप्शन नंबर 4, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 काल खंडों में बांटा गया है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। इसमें हिंदी साहित्य के जो कालखंड है उसको 5 खंडों में न बांटा गया है। ये इसका सही उत्तर है क्योंकि ये असंगत है, यहाँ पर 5 की जगह 4 कालखंड आएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 47। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। यह कथन किसका है? यानी रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने के लिए मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिया है। यह कथन किसका है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा का, या फिर गणपति चंद्र गुप्त का? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 48। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन ही थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 49। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? राहुल वेल में नायिका का नखशिक वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6, वर्ण रत्नाकर काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। यह कथन असंगत है, यह कथन सही नहीं है। और मित्रों, अब चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती है। सिद्धों की रचनाएं मुख्यतः दो काव्य रूपों दोहा कोश और चर्या पदों में उपलब्ध है। नाथ सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे, या फिर वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन काव्य से भिन्न है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6, यानी नाथ सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रदान साधना योग साधना के पक्षधर थे। यह इसका सही उत्तर होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।